बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उठा पाकिस्तान के साथ मैं हूं नुसरत हारिस और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन करने जा रहे हैं। बारहा हम अपनी गुफ्तगू में आपको बताते रहते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारी सियासत में, हमारी मुआशी हालात में किन चीज़ों की कमी बेशी है, किस तरह से हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। और वैसे भी जब आप टेलीविज़न स्क्रीन्स देखते हैं तो सुबह से शाम तक आपको बहुत से डिबेट्स तो मिलते हैं लेकिन चीज़ों का रिजॉल्व नहीं मिलता। जब हम इकॉनमी की बात करते हैं, चाहे वो इन हाउस हो या हमें कम्पीट करना हो इंटरनेशनल मार्केट्स में, कुछ ऐसे जुज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अगर तवज्जो दे दी जाए तो शायद हमारी सिचुएशन बेहतर हो जाए। फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस हर वक्त हम न्यूज़ में सुनते हैं, बट मेरे और आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, कहाँ से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं जिसका मस्बत असर हम सब पर एज एन इकॉनमी पड़ सकता है। इस पे आई थिंक जो आज के हमारे मेहमान हैं वो निहायत रेलिवेंट हैं, बिकॉज जितना मुझे उनके बारे में पता है, वैसे आप उनको GTV की स्क्रीन पे, मज़ीद और स्क्रीन्स पे भी देखते रहे हैं, आप शायद उनकी लिखाई भी पढ़ते रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक के हवाले से या उनकी रेलिवेंसी के हवाले से मुझे लगता है दैट ही इज़ अ पर्सन हु डज़ लॉट ऑफ रिसर्च और उसके बाद वो बहुत से फैक्ट्स आपके और हमारे सामने रख सकते हैं और आज के इस सेशन से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी निसार मेहदी साहब, हु इज़ डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स GTV। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सो जैसे कि मैंने बात की, यहाँ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस आजकल सारी प्रोग्रामिंग न्यूज़ की यूजुअली जब देखते हैं हम मीडिया पे इसी हवाले से हो रही होती है, लेकिन रिजॉल्व या हल क्या है उसकी कोई बात नहीं करता। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बड़े सारे पिलर्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन कौन सा ऐसा सेक्टर है जिस पे नज़र-ए-सानी की जाए तो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान का कदरे कम हो सकता है? जी, जैसे आपके इल्म में है कि पाकिस्तान को इस वक्त जो फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना है, उसकी वजह से पाकिस्तान की पावरफुल आर्मी भी पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने काबिल नहीं हो सकती कि जब तक हम अपने मुल्क के माशी मामला को दुरुस्त ना कर सकें। इस वक्त पाकिस्तान के फाइनेंशियल सेक्टर में जो सबसे बड़ा मसला है वो आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डेफिसिट है। बिल्कुल। जो आपका तकरीबन 40 बिलियन US डॉलर का एनुअल आपका फाइनेंशियल ईयर जो है वो आपको डेफिसिट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी जो है इंपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और आपकी एक्सपोर्ट जो है वो उसके मुकाबले में निस्ब भी नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान को सबसे पहले तो जो काम करने की ज़रूरत है वो ये कि अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो उसका जो कॉम्बिनेशन है उसको बनाने की ज़रूरत है, ताकि हमारी इंपोर्ट्स कम हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, तभी हम इस फाइनेंशियल क्रंच को या फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर कर सकेंगे। यानी हमें कम से कम, जैसे पेट्रोल जो सबसे बड़ा हमारा जो एक प्रोडक्ट है जिसको हम इंपोर्ट करते हैं, और वो फर्नेस ऑयल प्रोडक्ट जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी रॉ मटेरियल की सूरत में इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन की सूरत में हमें फेस करना पड़ता है, उसकी इंपोर्ट्स के लिए हमें ऑल्टरनेटिव रिसोर्स डेवलप करना पड़ेगी। इसी तरीके से हमारे यहाँ व्हीकल्स के नाम पर एक तो इंपोर्टेड गाड़ियाँ बहुत बड़ी तादाद में इंपोर्ट हो रही थी, दूसरी ये कि जो गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस भी हो रही हैं, मैन्युफैक्चर्स भी हो रही हैं, उन गाड़ियों के भी जो पार्ट्स हैं वो आपको वहीं से मंगाने पड़ रहे हैं, यानी आपके यहाँ लोकल 100% प्रोडक्शन नहीं है। तीसरी बड़ी प्रोडक्शन अब आपके सामने आ चुकी है, आपके इंपोर्ट है वो आपके मोबाइल फोन्स की है। यानी पाकिस्तानी जो है वो अरबों डॉलर के जो है वो मोबाइल फोन्स इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी ये वो जरिए हैं कि जिसकी वजह से हमारा बहुत बड़ी तादाद में ज़र मुबादला जो है वो बाहर जा रहा है, और हमारे पास जो है वो हम करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट हर साल बढ़ता जा रहा है, ना कि कहीं कंट्रोल हो सके। अच्छा, ये जिस तरह लग्जरी आइटम्स आपने बताए जिसमें मोबाइल आ गया, और भी पिछले दिनों काफ़ी इस पे बैन भी लगाए गए, जिसमें मेकअप के आइटम्स हैं, जिसमें और ऐसी चीज़ें, बल्कि वो फ्रूट या वो खाने पीने की चीज़ें जो हमारे यहाँ आम तौर से मिलती हैं वो भी इम्पोर्ट की जाती हैं और हमारा इम्पोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बन जाता है। अब अगर हम एक्सपोर्ट की जिस तरह आपने बात की उस पर नज़र-ए-सानी करने की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली उसके लिए जब हम बिजनेसमैन से आज की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं जी हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाते, हमारी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कहीं और जा रही है। सो इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से क्या ऐसी चीज़ है या कौन से ऐसी एक्सप्लोरेशन है जो करनी चाहिए? क्या एनर्जी वो सोर्स है जिस पे नज़र-ए-सानी करनी चाहिए, या कोई और ऐसा सोर्स है जिस पे नज़र-ए-सानी करनी चाहिए? जी, आपको पता है कि पाकिस्तान की ऑयल प्रोडक्शन का 22% जो है वो फर्नेस ऑयल बेस्ड प्रोडक्शन है, जो दुनिया भर का सबसे महंगा प्रोडक्शन सिस्टम है। यानी दुनिया भर ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे चली गई है, विंड पे चली गई है, सोलर पे चली गई है, न्यूक्लियर पे चली गई है, हाइडल प्रोजेक्ट्स पे चली गई है। लेकिन पाकिस्तान में अफसोस ये है कि अभी तक हमारी जो मेन रिसोर्स है वो या नेचुरल गैस है जो हमारा लोकल है, लेकिन उसके बाद जो दूसरी बड़ी प्रोडक्शन है वो 22% ऑफ द प्रोडक्शन जो है वो फर्नेस ऑयल बेस्ड है। फर्नेस ऑयल बेस्ड
बेस प्रोडक्शन में आपको आज भी 22 टू 32 रुपीस पर यूनिट आपको कॉस्ट जो है वो इन हाउस पड़ती है, यानी आपकी इसमें ट्रांसमिशन कॉस्ट शामिल नहीं है। अगर आप इसको नॉर्मलाइज नहीं करेंगे और आप इस रिसोर्स को छोड़ के ऑल्टरनेट एनर्जी पर नहीं जाएंगे तो आप किसी भी तरह कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट मार्केट में नहीं लेके आ सकते। जब कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स आप मार्केट में नहीं लेकर आएंगे तो आप इंटरनेशनल मार्केट में जो कंपटीटर्स हैं उनका कहीं मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए पाकिस्तान को ऑल्टरनेट रिसोर्स पे जाना पड़ेगा। जो ऑल्टरनेट रिसोर्स आपके पास विंड की सूरत में है, आपके पास विंड कॉरिडोर्स बहुत अच्छे विंड कॉरिडोर्स हैं, आपके पास सोलर का बहुत अच्छा सिस्टम है, इवन आपके पास हाइड्रोल का जो सबसे अच्छा सिस्टम है वो हमसे ज्यादा दुनिया में शायद बहुत कम ममालिक में हो। मैंने एक रिसर्च सुनी थी किसी से, जो हमारे दोस्त गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर्स हैं, वो बताते हैं कि यूएनडीपी की और कुछ इदारों की रिसर्च है गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, जो वहां से इंडस जो रिवर निकल रहा है, अगर उसके ऊपर मुख्तलिफ चैनल बनाए जाएं तो पाकिस्तान अराउंड 50,000 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वहां से प्रोड्यूस कर सकता है, छोटे छोटे चैनल बना के। यानी उसके लिए आपको बहुत बड़े डैम बनाने नहीं पड़ेंगे, बल्कि जो रनिंग वाटर है, जो वाटर आपके पूरे मुल्क से होता हुआ दरिया से वो यूजुअली कहते हैं ना रेजर्वॉयर्स बन जाते हैं छोटे छोटे, और इस तरह के वहां पे रेजर्वॉयर्स की भी जरूरत नहीं है। वहां पर आपको जो वहां पे रनिंग वाटर है, जो बह रहा है पानी, उसी पानी के अंदर अगर आप मुख्तलिफ सिस्टम लगाएंगे तो आप बहुत लो कॉस्ट बिजली वहां से प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो आपके पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल का हल कर सकती है। यानी मैं नलतर गया हूँ गुज़िश्ता साल, तो मुझे वहां पता चला कि 95 पैसा पर यूनिट वहां पे प्रोडक्शन है नलतर के अंदर, जो वहां पे लोकल बिजली प्रोड्यूस हो रही है। अब आप समझ सकती हैं कि यहाँ हम 25 रुपए पर यूनिट प्रोडक्शन रिसीव कर रहे हैं, यानी ऑफ पीक पे हमारे पास जो है वो 18 रुपीज पर यूनिट है और पीक पे हम 25 टू 26 रुपीज पर यूनिट पे कर रहे हैं। जबकि वहां से अगर आप हाइडल पे जाते हैं तो आपके पास जो पर यूनिट प्रोडक्शन है वो 1 रुपए से भी कम की है, 95 पैसा आप समझ जाइए। तो इस तरह से अगर हम अपने पास ऑल्टरनेट रिसोर्स जो कुदरत ने इस पाकिस्तान को माला माल किया, अगर हम उस पे जाएंगे तो पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में अपनी प्रोडक्ट भी ला सकता है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी ग्रूम हो सकती है, यहाँ के लोगों को भी मसाइल से निजात मिल सकती है। और बहरहाल एनर्जी इस वक्त एक बहुत बड़ा रिसोर्स है कि जो आपको दुनिया में एक इक्तिसादी कुव्वत बनाने का सबब भी बन सकता है, और अगर आपने उसको कंट्रोल ना किया तो वो आपको लेट डाउन भी कर सकता है। अब आप देखिए कि ये बातें काफ़ी अरसे से हो रही हैं, आपने सुनी, ऑब्वियसली आपका भी एक जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड है, कि ये कब से हम कोल रिजर्व्स की बातें सुनते हैं कि जी कोल रिजर्व्स हैं, फिर कोई प्राइवेट कंपनी आ गई, वो इन रिजर्व्स को निकालेगी, एक्सप्लोर करेगी, फिर हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्या हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी बना नहीं सकते? क्या हम डरते हैं? क्या हमारे कुछ और हिंड्रेंसेस हैं? हम क्यों नहीं, जैसे कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ें हमें दी हैं। आज एक बिजनेसमैन अपने पास सोलर पैनल लगा लेता है, घर में भी लोगों ने लगा लिए हैं, घरों में सोलर पैनल लगाए हुए, अपने बिजनेस में सोलर पैनल लगाए हुए। तो मुल्क की सतह पर हम यूनाइटेड होके क्यों नहीं इस नेचुरल रिसोर्स का फ़ायदा उठा पाते? देखें, हमारी जो कहते हैं कि जो हमारी विंटर में जो हमारी नीड्स हैं वो 18,000 मेगावाट है, और जो समर में हमारी नीड है वो 25 टू 28,000 मेगावाट है। हमारे पास इस वक्त जो प्रोडक्शन के जो सिस्टम है वो इससे कई ज़्यादा हैं, हम ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त कैपेसिटी हमारे पास ज़्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप दोबारा दोहराइए, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी तो कैपेसिटी ही नहीं है बिजली प्रोड्यूस हमारे पास कैपेसिटी इस वक्त ज़्यादा है। IPPs के ज़रिए और जो गवर्नमेंट ने और CPEC के ज़रिए जो हमने मुख्तलिफ प्लांट लगाए हैं उसमें अब हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ चुकी है। अलबत्ता हमारे पास उसको नेशनल ग्रिड में डालने का सिस्टम मौजूद नहीं है, ग्रिड स्टेशंस नहीं है, हमने उसको प्लान नहीं किया। दूसरी बात ये कि हम जब तक ऑयल माफिया के चुंगल से नहीं निकलेंगे, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उनके चुंगल से नहीं निकलेंगे, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान फर्नेस ऑयल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे, जो हाईएस्ट जो है ना रिसोर्स है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का, तो हम उस वक्त तक अपनी चीज़ों को कॉस्ट इफेक्टिव नहीं कर सकते। हम 1 रुपए की बिजली भी बना सकते हैं, और हम इस वक्त 25 रुपए की बिजली बनाना चाहते हैं। यानी हमें जो है ना वो डैम्स बनाने पड़ेंगे, हमें जो हाइड्रल रिसोर्स है उसको अपनाना पड़ेगा। पाकिस्तान इससे माला माल है, हमारे पास जो दरिया सिंध का चैनल है वो इतना बड़ा है कि उससे हम 50-60 हज़ार मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्स के जरिए, यानी बहुत ही चीप कॉस्ट। और उसके बाद जब आप चीप कॉस्ट पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, खासतौर पर टेक्सटाइल जो है वो बांग्लादेश को कम्पीट कर सकती है, वो इंडिया को कम्पीट कर सकती है, वो चाइना को कम्पीट कर सकती है। लेकिन जो इस वक्त हमारे पास जो टैक्सेस का मसला है, इस वक्त जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पावर है, उसकी बुनियाद पर हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट में 19 to 25%
इफेक्ट जो है वो पावर का आ रहा है, एनर्जी का आ रहा है। जबकि कहते हैं कि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में compete करने जाते हैं चाइना से, बांग्लादेश से, इंडिया से, तो 6 to 7% की वेरिएशन आती है। अगर हम सस्ती बिजली देना शुरू कर दें अपनी इंडस्ट्रीज को, टैक्स फ्री बिजली देना शुरू कर दें अपनी इंडस्ट्रीज को, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपकी लोकल जनरेशन बढ़ जाएगी, आपकी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाएंगी और आपके पास बाहर का ऑर्डर आएगा। क्योंकि छोटे छोटे रेट्स की बुनियाद पर, अगर कुछ परसेंटेज की बुनियाद पर हम अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, अपने एक्सपोर्टर्स को जो है सपोर्ट करें, तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। एक ब्रेक आ गया है यहाँ पर। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं इस बात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश और बाकी ममालिक यही कहते हैं कि दे हैव टाइम एंड कॉस्ट एफिशिएंसी, टाइम और कॉस्ट की, और उसके अलावा फाइनेंशियल जब एफिशिएंसी हो जाती है तो उनकी प्रोडक्ट हमसे कई दर्जे बेहतर मालूम होती है इंटरनेशनल बायर को। सो हम इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं इस डिस्कशन को आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और इस सेशन में हम पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसी डिस्कशन जिसको शायद दोबारा उभारने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से ऐसे पॉइंट्स, बहुत सी ऐसी रिसर्च मेरी आपकी नज़र से गुजर भी जाती है, कभी ख़बरों में हम सुन भी लेते हैं, लेकिन हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं। और निसार मेहदी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो पूरे तरीके से वजाहत फरमा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस तरह से हो सकती हैं। अगर कोई इस पे कान धरे तो पॉलिसी भी बन सकती है, अगर किसी की विल हो तो इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है। जो हम बात कर रहे थे ऑब्वियसली अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने, एंड देन एक्सपोर्ट्स एंड देन फर्नेस ऑयल और ये रॉ मटेरियल के हवाले से। क्या आप समझते हैं मुख्तलिफ अदवार में हमने देखा, मुख्तलिफ लोग आए, मुख्तलिफ कमीशंस बने, कोई बिजनेस के हवाले से बन जाता है, डेलीगेशन पूरे जा रहे हैं, पूरी दुनिया का दौरा कर रहे हैं, नई चीज़ें सीख कर आ रहे हैं, मगर हमारे यहाँ कोई चेंज नहीं होता, ना टेक्नोलॉजी चेंज होती है, ना रिसोर्सेज चेंज होते हैं, ना कुछ और चेंज होता है। आप जैसे और भी इंटेलेक्चुअल माइंड यहाँ पर मौजूद हैं, ना कभी उनको ऑन बोर्ड लिया जाता है, ना कोई ऐसा फ्रेमवर्क या लाया अमल जिसे हम कहते हैं वो बनाया जाता है। हाउ डू यू फील अबाउट इट? जी, असल में हमारे यहाँ एक नेशनल स्पिरिट की कमी है। यानी अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे जो मुख्तदर लोग हैं, अगर वो सर जोड़ के बैठे हैं और पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने के लिए कोई नेशनल कंसेंसस करने की ज़रूरत है। हम सब बैठे हैं और इस मुल्क को किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं। दुनिया की हर रिसोर्स से माला माल ये मुल्क है, इसके पास पानी है, पहाड़ है, दुनिया के सारे मौसम इस जगह मौजूद हैं, लेकिन जो चीज़ मौजूद नहीं है वो विल मौजूद नहीं है। कमीशन मौजूद है यहाँ पे रिश्वत ली जाती है, कमेटियाँ मौजूद हैं, कमीशन लिए जाते हैं। मुझे किसी ने बताया कि जब अबराज ग्रुप ने के इलेक्ट्रिक को टेक ओवर किया तो उनके जो टॉप ऑफिशियल थे वो मजबूत लोग थे, उन्होंने कोशिश की कि के इलेक्ट्रिक विंड एनर्जी की तरफ जाए और उसके ज़रिए जो है, क्योंकि बहरहाल बहुत चीप कॉस्ट था, उस पर काम करें। तो जो हमारे यहाँ कहते हैं कि जो ऑयल माफिया है उसने इस काम को नहीं होने दिया, और के इलेक्ट्रिक अबराज ग्रुप के मजबूत लोग जो पावरफुल लोग थे और इस सेक्टर में कूदे थे, उनको भी ये इख्तियार नहीं मिल सका कि वो विंड एनर्जी प्रोजेक्ट लगा सकें। तो इसमें हमें कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। अभी आपके सामने है कि धाबीजी की तरफ, नूरियाबाद की तरफ विंड कॉरिडोर बना है सिंध के अंदर, और वहाँ से एक अच्छी खासी बिजली पैदा हो रही है। अभी कैनप के बाद, कैनप की जो यानी जिसे हम सकते हैं एक्सटेंशन हुई है, उधर जो है वो नेशनल ग्रिड में उसकी इलेक्ट्रिसिटी शामिल हुई है। तो न्यूक्लियर, हाइड्रल, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी वो रिसोर्स है कि जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, अपने लोगों को चीप एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि अब जिस तरह क्राइसिस आ रहा है आपके सामने, गैस के रेट, डॉलर महंगा हो रहा है, यूक्रेन रशिया क्राइसिस आया, पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, यूरोप क्राइसिस में आ गया इस वक्त, आपको पता है। इसी तरीका हम तो बहरहाल एक थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी, हम तो फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड में भी नहीं आते, तो हम तो सस्टेन कर ही नहीं सकते। हमें अपने यहाँ सस्टेनेबल मॉडल बनाने पड़ेंगे, वो जो हमारे पास मौजूद हैं। हम दुनिया से इंपोर्ट करके सस्टेनेबल मॉडल नहीं बना सकते। हमारे पास परवरदिगार ने हमें हर मौसम दिया है, हमें अच्छी हवा दी है, हमें विंड एनर्जी कॉरिडोर बनाने चाहिए, हमें हाइडल के जो लाइंस हैं जो उसके ऊपर प्रोजेक्ट पे वर्किंग हो चुकी है
है, वापडा को इनिशिएट करना चाहिए, इस पे स्पेशल टास्क फोर्स बननी चाहिए जिसमें वो लोग बैठे हैं जो मुल्क से मुखलिस हों और जो स्टेप लेने की सलाहियत रखते हो। हमें इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। पाकिस्तान तभी आगे बढ़ सकता है कि जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, जब हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स दुनिया भर में है वो वहाँ से ज़रा मुबादला हमारे पास भेजें और हम फालतू की इंपोर्ट्स बंद करें और लोकल प्रोडक्शन हमारी बढ़ना शुरू हो जाए, तभी ये पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। अगर हम इंपोर्ट्स बढ़ाते रहेंगे तो कभी भी इस मुल्क का जो बजट डेफिसिट है वो ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारा इन्हिसार होम इंडस्ट्री पे हो। अब होम इंडस्ट्री पे हमें इन्हिसार लगता ही नहीं है। आप देखिए होम ग्रोन प्रोडक्ट्स की एक तो वैसे हमें एक मेरे ख्याल में एक हम पे जो एक कॉन्शियसनेस और एक डिफरेंट किस्म का एक इन्फ्लुएंस आया हुआ है वेस्ट का कि ये ब्रांड है, ये बाहर की चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है। एक तो ये, और दुख की बात ये है कि हम पर तो जितना आया, अब जो यंगर जनरेशन है वो इस पर और ज़्यादा है कि जी ये ब्रांड है, ये बाहर की चीज़ है, ये ज़्यादा है, ये मुस्तनद है, ये अच्छी है, इसकी ऑथेंटिसिटी है, ये लॉन्ग लास्टिंग है। तो हमने अपनी होम इंडस्ट्री को सिर्फ इसी तरह ठेस नहीं पहुंचाई कि हमने यूटिलिटीज़ को महंगा कर दिया या उनके लिए स्केर्स कर दिया, हमने तो इस तरह भी पहुंचाई है कि हम शायद उनकी वैल्यू भी नहीं कर पाते। जी, हमें अपने ब्रांड्स बनाने पड़ेंगे ताकि अगर आपकी न्यू जनरेशन ब्रांड कॉन्शियस है तो उसको ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि जो आपके पास ब्रांड है वो दुनिया का दी बेस्ट ब्रांड है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में टेक्सटाइल गुड्स फिनिश पोजीशन में और नॉन फिनिश रॉ पोजीशन में जाती हैं और उस पर दुनिया के दूसरे मुल्कों का टैग लगता है और फिर वहाँ पे वो डॉलर और पाउंड में बिकती हैं। तो हमारे पास अच्छी प्रोडक्शन है, फिनिश गुड्स हमारी बहुत अच्छी हैं और दुनिया में मुख्तलिफ टैक्स के साथ वही चीज़ें बिक्री होती हैं, बल्कि उन ब्रांड्स के जो लोकल वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। आप जाइए कराची के इंडस्ट्रियल एरिया में, कोरंगी एरिया में, फैसलाबाद में आपकी जो स्पोर्ट्स वियर है वो सारा दुनिया में जाता है, लेकिन क्या है कि आप अपने ब्रांड्स को एस्टेब्लिश नहीं कर सके और वो आपकी जो बेहतरीन प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल ब्रांड्स के नाम पर बिकती है और उसका फायदा वो लोग लेते हैं कि जिनके पास सिर्फ टैग होता है, और जो मेहनत करते हैं, जो अपना टाइम लगाते हैं, वो अभी उसको चीप कॉस्ट में बेचने पे होते हैं। दूसरी बात ये कि एक चीज़ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आप कराची से बाहर निकले, जो हमारा पाकिस्तान एक ज़री मुल्क था, अफसोस ये कि अब हम बहुत सारी ज़री अजनास दुनिया से इंपोर्ट करने पर आ गए। हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना पड़ेगा। अगर हम टेम्पररी बेसिस पे अपने मुल्क को चलाना चाहेंगे तो एडहॉकिज्म पे मुल्क नहीं चल सकता। इस वक्त आपके पास वीट की इंपोर्ट हो रही है बहुत बड़े पैमाने पर, इसी तरह पल्स और दीगर चीज़ें आप इंपोर्ट कर रहे हैं। आपको अपने इस एग्रीकल्चर कंट्री को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो आपके किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनको आपको रिलीफ देना पड़ेगा। ये बहुत सारी चीज़ें, यानी आपको अपनी इंपोर्ट अगर कम करनी है तो उसके साथ साथ आपको अपनी लोकल प्रोडक्शन बनाना पड़ेगी। वो सिर्फ इंडस्ट्रीज की सूरत में नहीं बढ़ेगी, वो आपकी एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्शन है उसको भी बनाना पड़ेगा। इस वक्त आप जगह जगह जाएं, जो हाउसिंग इंडस्ट्री का जो ग्रे स्ट्रक्चर का जो क्रेज आया हुआ है पूरे मुल्क के अंदर, उसमें आपके जो फार्म्स हैं, आपके जो इंडस्ट्रियल जोन है, वो आपका जो एग्रीकल्चर जोन है, वो इस वक्त ग्रे स्ट्रक्चर में तब्दील हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा, कोई प्लानिंग करना पड़ेगी, वरना कल को जो आपकी ज़रई ज़मीन है वो सारी की सारी ग्रे स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाएगी और आप एक बड़ी तादाद में अपनी जो डेली की कमोडिटीज़ हैं वो भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेंगी। वो इंपोर्ट करना पड़ेगी। और हमने तो बचपन से इकोनॉमिक्स की जब बात करते हैं या हम बिजनेस की बुक्स की बात करते हैं, जब भी पढ़ाई की तो उसमें लिखा होता था एग्रो बेस्ड इकोनॉमी। पाकिस्तान की इकोनॉमी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, लेकिन ये एग्रो बेस्ड में सबसे पहले जो वीट था वो सुन के कितनी तकलीफ होती है कि अब हमें वो इंपोर्ट करना पड़ रहा है। सो दिस इज़ हाई टाइम दैट वी थिंक अबाउट इट कि हम जा किस तरफ रहे हैं। ये आज की पॉलिटिकल पार्टी, कल की पॉलिटिकल पार्टी, अब ये इक़्तिदार में, अब वो इक़्तिदार में, ये नहीं है, बल्कि इस पे एक इकोनॉमिक प्लान बनना चाहिए जो हर दौर में फॉलो किया जाए। एक ब्रेक पर जाएंगे और उसके बाद वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में नुसरत हारिस और हमारे साथ निसार मेहदी साहब मौजूद हैं। इकोनॉमी पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे मुआशी मसाइल जो हैं वो मेरे ख्याल में डे टू डे तो हम समझते हैं कि जी फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, जॉबलेसनेस हो रही है, लेकिन उसके पीछे जो रूट कॉज है आज हम उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि हमारी लोकल इंडस्ट्री भी फ्लरिश होगी, ऑब्वियसली तो लोगों की जॉब्स भी क्रिएट होंगी, यहाँ पर और मामलात भी बेहतर होंगे। सो ओवरऑल आप क्या समझते हैं, जिस तरह एक फ्रेज़ निकला था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी,
क्या चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, एक ऐसा चार्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, कौन जा रहा है, उस चार्टर के तहत चीज़ें लेके चलें। क्योंकि अगर हम आज से भी शुरू करते हैं निसार साहब, तो मेरे ख्याल में हमें 5-7 साल लगेंगे अपने आप को खड़ा करने में। जी बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी के लिए एक कंसेंसस सिस्टम बनाना पड़ेगा, कोई पॉलिसी बनाना पड़ेगी, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा कि इस इकोनॉमिकल चैलेंज को किस तरीके से एड्रेस किया जा सके। अगर हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को एडहॉकिज्म पे चलाया तो ये मज़ीद चलने के काबिल नहीं है। आपके सामने ये बातें आती रहती हैं कि पाकिस्तान के पास अब जो उसके इंटरेस्ट की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उसकी पेमेंट्स के लिए भी पैसे नहीं हैं, बल्कि उसके लिए भी हमें सूद लेना पड़ रहा है। यानी अब इंस्टॉलमेंट के लिए भी सूद लेना पड़ रहा है। इकोनॉमी चलाने की बात अलग हो चुकी है। ये बातें सुन के वैसे डर बहुत लगता है उस मुल्क के लिए कि जिसके पास परवरदिगार ने नेचुरल रिसोर्सेज की बेशबहा चीज़ें दी हुई हैं, उसके बावजूद भी चूंकि हमारे पास एडहॉकिज्म रहा है, गवर्नमेंट चेंज होती रही है। आपके सामने कि इस गवर्नमेंट के अंदर भी 3 वजीर खजाना तब्दील हो चुके हैं, ठीक है। तो यानी कोई हमारे पास सिस्टम नहीं है, सिस्टम बनाना पड़ेगा। जैसे नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी होती है, वैसे इकोनॉमी को भी नेशनल सिक्योरिटी के तौर पे ही लेना चाहिए, क्योंकि जो मुल्क मजबूत मईशत नहीं रखता वो आगे इस दुनिया के अंदर जो है वो सरवाइव नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह ता क़यामत कायम व दायम रहने के लिए बना है, इसलिए ज़रूरी इस अमर की है कि पाकिस्तान की तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए कोई ऐसा प्लान डिवाइस करें कि जिसकी बुनियाद पर हम लोकल इंडस्ट्री को डेवलप कर सकें, अपनी लोकल या अपनी होममेड एग्रीकल्चर को खड़ा कर सकें, इंपोर्ट से निकल कर हम एक्सपोर्ट पे जाएं, तभी हम सर्वाइव कर सकेंगे। अच्छा, आप देखिए कि जितने हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं और फिर जिसको जो पोर्टफोलियो दिया जाता है, फुकदान इस चीज़ का भी है कि हम उनकी डिग्रीज़, उनका एक्सपीरियंस और उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं देखते। अगर एक पार्टी में 4 लोग मौजूद हैं तो बस उन्होंने ही ज़ाहिर है उस पोर्टफोलियो को संभालना है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हवाले से है। हमारे पास लोग, अगर वो बात की जाए और ख़ुसूसी तौर पे इस हुकूमत की बात की जाए, तो यहाँ तो मेरिट की बहुत बात की जाती थी। आपको लगता है कि मेरिट पर जब लोग आएंगे और पोर्टफोलियो संभालेंगे, मिनिस्ट्री संभालेंगे, तो कुछ बेहतरी होगी? क्योंकि आपने देखा कि कभी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है वो कोई और संभाल रहा होता है, कभी आप इंफॉर्मेशन देखें तो उसको लगा दिया जाता है जिसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। सो हमारे यहाँ तो इस तरह से पोर्टफोलियोज बांट दिए जाते हैं, मिनिस्ट्रीज बांट दी जाती हैं, जिनको कोई नॉलेज नहीं है वो लोग उसे रन करते हैं। जैसे आपने खुद बताया 3 दफ़ा, वैसे फिर कंसिस्टेंसी नहीं है, 3 दफ़ा चेंज हो गए, 4 दफ़ा चेंज हो गए, तो ये तो सिर्फ अपना टेन्योर पूरा करने वाली बात है। जी, हमारे यहाँ असल में जो पार्लिमानी सिस्टम है उसमें इलेक्टेबल्स की सियासत है। जब आप इलेक्टेबल्स की सियासत पे जाएंगे और उनके रोल को आपकी सियासत में महसूस किया जाएगा, तो उसके बाद आप इंटेलेक्चुअल से या टेक्नोक्रेट बेस्ड लोगों से जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनसे उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई काम कर सकेंगे, क्योंकि उनकी उस सिस्टम में जगह नहीं बनती है। वो इलेक्टेबल्स नहीं है, उन्होंने कभी जो है इलाकाई सियासतें नहीं करी हुई। जब आप इलेक्टेबल्स की सियासत की बात करेंगे तो यही स्टफ आपको जो गुज़िश्ता 7 दहाइयों से मिलता आ रहा है किसी न किसी सूरत में। कभी वो एक्स पार्टी में होते, कभी वो वाई पार्टी में होते, कभी वो जेड पार्टी में होते हैं, और वही आपकी रूलिंग ब्रास बन जाती है। और कुछ लोग हर पार्टी में होते हैं जब वो इख्तिदार में होते हैं। ऐसा ही है वो, मतलब वो जो जिसे कह सकते हैं कि वो मौसमी परिंदे हैं, जहाँ मौसम हवा चलती है वो तरफ चल पड़ते हैं। तो इसलिए उसके इस सिस्टम के अंदर तो शायद ये चीज़ें मुमकिन ना हो। पाकिस्तान का पार्लिमानी निज़ाम आपको इसी तरह का स्टफ प्रोवाइड कर रहा है जो जिसको आप फेस कर रहे हैं यहाँ पे। जब तक शायद निज़ाम की तब्दीली में बात करना नहीं चाहता, क्योंकि एक बात निकल पड़ेगी, लेकिन आपको सिस्टम चेंज इसके लिए हम एक और सेशन रखेंगे। हाँ, ये है, ऐसा ही है, निज़ाम की तब्दीली, सिस्टम चेंज के बगैर नहीं निकल सकते आप। क्योंकि जब जितनी डिस्कशन मैं कर पाती हूँ और जितने एक्सपर्ट्स यहाँ पर आते हैं, मुझे हर बार डिस्कशन के बाद ये महसूस होता है कि हमें तो एक बहुत बड़ी ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। हम क्योंकि एक सिरा उठाते हैं तो दूसरे सिरे में मसला शुरू हो जाता है, दूसरा उठाते हैं तीसरे में मसला शुरू हो जाता है। हमारे तो प्रॉब्लम्स ही इतने हैं और वो सब कनेक्टेड हैं, तो एक पूरी ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। ओवरहॉलिंग की भी ज़रूरत है। आपकी फॉरेन पॉलिसी की डिपेंडेंसी भी बहुत मसला है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाते तो आज शायद आप इस तरह परेशानी का शिकार ना होते। आपके बराबर में गैस पाइपलाइन सरहद पे मौजूद है, लेकिन आप अमेरिका की प्रेशर पे आप अपने पड़ोस से ईरान से गैस पाइपलाइन नहीं ले सकते, जबकि आपको इस वक्त इंतहाई महंगी बिजली जो है ना वो आपको जो है ना उसका लोड बियर करना पड़ रहा है 25-26 रुपीस पर यूनिट। लेकिन आप चूंकि प्रेशर है, वैसे पीएम ने बात अच्छी करी थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे, हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होगी, लेकिन काश ये अमली जामा पहन सके कि हमें खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर दुनिया से ये बात कर सकें कि हम अपने फैसले
खुद करेंगे। मगर इसके लिए भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना जरूरी है ना, जी, फैसला तो तभी इंसान बिल्कुल कर ऐसा ही है सकता कि जब आप अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक मिलिट्री ताकत रखती है, पाकिस्तान की मिलिट्री, लेकिन अब पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन होना पड़ेगा। जब आप स्ट्रेंथन कर सकेंगे तो आप उन तमाम डिक्टेटर्स को आंखें दिखाने के काबिल हो सकेंगे जो अपनी मर्जी की बातें आप पर थोपते हैं कि इससे दोस्ती करो, इससे दोस्ती ना करो, ये मुल्क तुम्हारे साथ चलना चाहिए, जबकि हमारा नेशनल जो इंटरेस्ट है वो अलग होता है। लेकिन उन फॉरेन कंट्रीज के, उन वेस्टर्न कंट्रीज के एमा पर हमें अपने दोस्त दुश्मन का जो तयन करते हैं तो उससे हमें बहरहाल बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी जिसका ब्रीफ जवाब दीजिएगा, क्या पलटने के चांसेस हैं? क्योंकि अब जिस तरह IMF की शराइत हो गई है, जिस तरह स्टेट बैंक की पोजीशन हो गई है, हम तो ये भी आम अल्फाज में कहते हैं कि स्टेट बैंक गिरवी रख दिया, गो कि ऐसा नहीं, लेकिन ये कहा जाता है। सो ये तमाम चीज़ों के बावजूद आपको लगता है कि पलटने की अब भी गुंजाइश है, अब भी खड़े हो सकते हैं? जी, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है और हमने देखा है कि जब हमने चाहा हमने कर दिखाया है। हमें इस पे कंसेंसस करना पड़ेगा। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि जैसे आपने कहा था चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, इसी तरह चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी बनाना पड़ेगा। सब स्टेक होल्डर्स को उसमें शामिल होना पड़ेगा। हुकूमत तब्दील हो जाए, सिस्टम तब्दील हो जाए, लेकिन उस चीज़ पे सब अमल दरामद करें तो कोई मसला नहीं है। अभी एक बात सामने आई है कि PM ने अपने चाइना के दौरे के अंदर जो है वो चाइना से एक साइजेबल अमाउंट का लोन की बात करी है और चाइना से ये कहा है कि जो उनके कर्जे उन्होंने पहले हमें दिए हुए हैं CPEC और दीगर बुनियादों पर उसको रीशेड्यूल करें। अगर एक बड़ी अमाउंट मिलती है पाकिस्तान को तो पाकिस्तान इस काबिल हो सकेगा कुछ अर्से अपनी इकोनॉमी को बेहतर अंदाज से आगे बढ़ा सके, अपने लोगों को रिलीफ दे सके। और वो ये वक्त होगा कि जब आप अपने सोशल इंडिकेटर्स को चेक करते हुए, इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स को चेक करते हुए कुछ नए इनिशिएटिव्स लेंगे कि आप अपनी लोकल इंपोर्ट्स को ख़त्म करेंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाएंगे, तो शायद ये सारे मसाइल से हम निजात पा सकें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन एंड फॉर ऑल दिस एजुकेशन, मैं तो कहूँगी। और ऐसे सेशंस हमारे पास होने चाहिए बिकॉज जब हम बात करते हैं, घरों में भी ख़वातीन भी देख रही हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, हर कोई ये प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं, तो हमें पता चलना चाहिए कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हमें उस पर सोचने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में ऐसे मज़ीद सेशंस के साथ हम दोबारा आपके सामने आएंगे। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंस अगेन। सी यू आफ्टर the break. वेलकम बैक। फर्स्ट आवर में हमने आपको काफ़ी इकोनॉमी से रिलेटेड बातें बताई और वो भी सुनना और सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर इस बात को हम समझ जाएं तो मेरे ख्याल में खुद अपनी इवैल्यूएशन करके, खुद अपने आप को एजुकेट करके हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। एजुकेशन से मुझे याद आया कि एक क्लिप हमारे पास मौजूद है, एक यूनिवर्सिटी, बल्कि मैं नाम लेना चाहूँगी लम्स, क्योंकि उसमें एडमिशन लेना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। वहाँ के बच्चे जो पास आउट होते हैं उनको हाथों हाथ इंडस्ट्री में लिया जाता है। द यूनिवर्सिटी हैज़ अ वेरी वेरी गुड रेपुटेशन, लेकिन वहाँ अक्सर कोई ना कोई ऐसा इवेंट हो जाता है या ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी के नाम पे जो लोगों को समझ नहीं आता या लोग कभी कभी उस पर एतराज़ करते हैं। ऐसा ही एक इवेंट या ऐसी ही एक क्लिप हमारे पास मौजूद है, ये आप देखिए, उसके बाद हम वापस आते हैं। जी, इस हवाले से हम बात भी करेंगे कुछ देर बाद। हमारे एक गेस्ट हमारे साथ, बिकॉज ही इज़ ट्रैवलिंग, ही इज़ इन इस्लामाबाद, एजुकेशनिस्ट हैं, तो जैसे ही हमारा उनसे दोबारा रब्ता होता है आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि ये शादी हो रही है। सो ये शादी का एक प्लान किया गया है यूनिवर्सिटी में और शादी को एक तरह से इनैक्टमेंट, उसकी री इनैक्टमेंट जिस तरह आप देखते हैं वो की गई है। उसमें सबने गाना भी जिस तरह बज रहे हैं, डांस भी हो रहा है और सारा कुछ।
तो इसमें वालिदैन को भी अक्सर मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि एतराज़ है कि जी बच्चे तो पढ़ने जा रहे हैं और एक्टिविटी तो फिर दूसरी नौयत की भी हो सकती है। वाई शादी को क्यों ये री इनैक्ट किया गया? सो ये एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ी थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी लोगों को मालूम हुई है, थोड़ी लोग इसको डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो रही है। अगर आपका इसमें व्यू पॉइंट है तो आप ज़रूर बताइए, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जो गेस्ट हमारे साथ आने वाले हैं मैं उनसे बात कर रही थी तो उन्होंने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी शेयर किया था। मैं चाहती हूँ कि वो आएँ तभी हमें बताएं। अच्छा, वैसे इसके बाद जैसे ही उनसे हम बात करेंगे, आज के प्रोग्राम में हम ख़वातीन की एम्पावरमेंट को लेकर एक डिफरेंट तरीके से बात करने वाले हैं। बैंकिंग सेक्टर के हवाले से बहुत सी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जो चाहती हैं कि जी बैंकिंग सेक्टर में हमारी जॉब हो जाए। सो बैंकिंग सेक्टर में विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से क्या काम हो रहा है, बैंक्स आपको एज एन एम्प्लॉय लेने के हवाले से क्या सोच रहे हैं और उनका इस बारे में कोई लाया अमल बन रहा है। हमारी जो टोटल इकोनॉमिक फ़ोर्स है जो हमारे मेल फीमेल पर मुनहसर है, उसमें हमारी फ़ीमेल फ़ोर्स कितना पीछे चली जा रही है, और वो सिर्फ कल्चरल डिस्ट्रप्शंस हैं उसमें, फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से या और दीगर ऐसी चीज़ें हैं जो माइन्यूट इश्यूज़ हैं, कहने को बहुत बड़े नज़र आते हैं लेकिन माइन्यूट इश्यूज़ हैं। लेकिन अगर उसे रिजॉल्व किया जा सके तो न सिर्फ घराने बल्कि सोसाइटी या इन टर्न जब हम देखते हैं कि उसका ओवरऑल इम्पैक्ट आता है तो पूरा मुल्क खुशहाल हो सकता है। इस पर हम लेटर ऑन बात करेंगे। मुख्तलिफ चीज़ें हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शुजात क्या हमारे साथ लाइन अप हुए हैं? डॉक्टर शुजात को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर शुजात मुबारक इज़ द डीन ऑफ IOBM यूनिवर्सिटी। सो ओके, बिकॉज ही इज़ इन इस्लामाबाद, आई टोल्ड यू अर्लियर, सो इस वजह से हमारी उनसे हमारा राब्ता अभी थोड़ी देर पहले हो गया था, बट दोबारा कनेक्शन का प्रॉब्लम शायद हमारी टीम को दरपेश है। बहरहाल, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, स्कूल लेवल में भी आज कुछ अर्से पहले मैंने एक प्राइवेट स्कूल की वीडियो देखी थी जहाँ पे एनुअल फंक्शन में कपल डांस करवा दिया गया था। हाउ डू यू फील अबाउट इट? व्हाट डू यू फील अबाउट इट? क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जिसको लोग कहते हैं कि ऐसी बात का बतंगड़ बना दिया आपने, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, अगर कोई कर रहा है तो उसे करने देना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग। करने देना चाहिए पे तो फिर कल को हम कुछ भी करने देंगे। आपको क्या लगता है वो आप बता सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शुजात मुबारक मौजूद हैं, डीन IOBM यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। इस वक्त मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, और अगर आप दोबारा हमारे साथ आते हैं, ठीक है, नेटवर्क इशू आ रहा है तो हम उनको दोबारा डायल करते हैं, बिकॉज वी वांटेड टू हैव हिम ऑन वीडियो, लेकिन अगर वीडियो कनेक्शन नहीं होता तब भी हमें उनसे बात करनी है। लेट्स सी। सो मैं जो बात आपसे कह रही थी कि अब हमारे यहाँ इस किस्म का एक लिबरल एटीट्यूड आ गया है, विच इज़ गुड इन सर्टन वेज़, कि हाँ जी अगर किसी को कुछ करना है तो उसे करने देना चाहिए, लेकिन क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, और फिर उसके अलावा हम जहाँ से आ रहे हैं सब चीज़ों को साइड में रख दें। रिलीजन कुछ ना कुछ तो काउंट करता है, वैल्यूज़ कुछ ना कुछ तो काउंट करती हैं, जिन घरानों में हम पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, जो हमारे रूट्स हैं, वो कुछ ना कुछ तो काउंट करते हैं। कहाँ से हम आ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद अपेरेंटली बेज़रर सी मालूम होती हैं, लेकिन उसका ताल्लुक या उसकी रिफ्ट क्रिएट होती है हमारे घरानों से, हमारी वैल्यूज़ से, हमारे सिस्टम से, या एक जो आप कह लीजिए लिहाज मुरब्बत का रिश्ता होता है उससे। क्योंकि लिहाज मुरब्बत में अब तो लिहाज मुरब्बत बड़ी कम हो गई है, ये भी टॉपिक है और कभी इस पर ज़रूर बात करेंगे। पहले जो है ख़वातीन खड़ी हुआ करती थी तो जो भी कोई लड़का हो, आदमी हो, कुछ भी हो, कोई भी है, जो खड़े हो जाया करते थे कि आइए आप बैठिए। अब लोग एक दूसरे को, अब ख़वातीन को देखकर चेहरा उधर कर लेते हैं क्योंकि उन्हें खुद बैठना होता है ना। दैट आई हैव सीन इन द हॉस्पिटल्स एज वेल। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ख़वातीन बीमार हैं या कुछ है मटर्निटी सेक्शन में भी, और वो खड़ी हुई हैं और मर्द हजरात बैठे हुए हैं, किसी एक बच्चे को उन्होंने पकड़ा हुआ है। इतनी कर्टसी नहीं है। वो जो लिहाज मुरव्वत की मैं बात कर रही हूँ, ये हमारी सोसाइटी से जाती जा रही है। सो ये फिर आपको दूसरी जगहों पर इस तरह से नज़र आती है जो मैं बता रही हूँ, कि वो फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं। हमारे साथ है जी डॉक्टर शुजात, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर शुजात, अभी हमने एक वीडियो क्लिप दिखाया और उसमें लम्स के स्टूडेंट जो हैं वो शादी का उन्होंने पूरा एक सेटअप क्रिएट किया हुआ है, एंड दे आर एंजॉयिंग एंड दे आर हैविंग फन। हाउ डू यू सी, इसको आप किस तरह समझते हैं कि क्या ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए? थैंक यू सो मच। और सबसे पहले इट्स प्लेजर टू सी यू ऑन GTV। माशाल्लाह से मुझे उम्मीद है कि ये जबरदस्त प्रोग्राम आप करेंगे। इनफैक्ट बहुत बहुत शुक्रिया, प्लेजर इज ऑल माइन। जी जो जैसे ये लम्स की अपनी रिसेंटली आपने एक्टिविटी का तज़किरा किया, तो
यूजुअली यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट तरह की इवेंट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज होती हैं। उसमें मेहंदी हो गई या इवन के कॉन्फ्रेंसेस करवाने की, या आपकी म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स हो गए, या इवन म्यूजिक का डिफरेंट जो गाला सेमिनार्स होते हैं। तो अब होता यह है कि क्योंकि इन एक्टिविटीज का कंप्लीटली लोगों को इदराक नहीं होता कि इनका पर्पस क्या है करवाने का, तो बहुत सारा बैकलैश आता है सोसाइटी की तरफ से। तो मैं ये समझता हूँ कि एक्टिविटी पर से उसको बुरा या अच्छा कहने के बजाय थोड़ा सा अगर इस तरह की एक्टिविटी हो रही हो तो डीब्रीफ कर देना चाहिए लोगों को। फॉर एग्जाम्पल कि अब जैसे मीडिया में बात बहुत दफा ये आ रहा है कि जी एक्टिविटी होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, तो इस तरह की एक्टिविटीज में सिंपली ये बता देंगे ये उसी तरह से एक री इनैक्टमेंट है जिस तरह थिएटर में आप करते हैं, या आप ड्रामे में वो शादी का सीन क्रिएट कर रहे होते हैं लेकिन वो ओरिजिनल शादी हो तो नहीं रही होती। तो ये इसको, लेकिन उनका तो काम है ना ड्रामे में शादी क्रिएट करना, ये उनकी तो फील्ड है। अब ये पेरेंट्स के लिए डॉक्टर साहब और बाकी सोसाइटी के लिए थोड़ा सा अखज़ करना इसको मुश्किल हो रहा है कि इसके पीछे क्या ऐसी सोच है, क्यों ये करवाना ज़रूरी है या क्यों इसे एक्टिविटी का हिस्सा बनवाना ज़रूरी है। देयर आर सो मेनी अदर एक्टिविटीज़ जो लेफ्ट आउट हैं, जो करवाई जा सकती हैं। आपने जैसे कहा कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, एंटरटेनिंग शोज़ होते हैं जिसमें गाने भी हो गए, जिसमें ड्रामे भी हो गए, वो फिर भी ये या तो कोई ड्रामा तश्कील दिया जाता और उसका ये सेटअप शादी होती तो शायद लोगों को समझ आता। वाई शादी सिंगुलरली एंड इंडिविजुअली एंड विद ऑल द हाईलाइट? अच्छा, इसमें क्योंकि ये पूरा को गाला होगा एग्जैक्टली अच्छा, लम्स के स्पोक्स पर्सन ही बता सकते हैं, लेकिन यूजुअली होता है इस तरह से कि स्टूडेंट्स को डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे हमारे पास मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं तो वो कल को जब एड एजेंसीज में जाते हैं वो डिफरेंट शोज करते हैं, ब्राइडल शोज करते हैं, इवन के वो वेडिंग इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। तो इसके पीछे पर्पस तो यूजुअली ये होता है कि उस इवेंट का एक रियल फील उनको दिया जाए। ठीक है। लेकिन कई दफा वो स्पाइरल आउट हो जाता है। वो इवेंट ऑर्गेनाइज इस तरह से होता है कि उसका एसेंस वो पीछे रह जाता है कहीं पे और वो एक कंट्रोवर्शियल बन जाता है। तो मैं जाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करके और बड़ा केयरफुली ऑर्गेनाइज करना चाहिए, गिवन द फैक्ट हमारी सोसाइटी और फिर एक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो कि मिडिल क्लास से पाकिस्तान में हमारी कुछ वैल्यूज एंड नॉर्म्स हैं। तो इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते वक्त ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। और यूजुअली कई दफा मैं एक और भी आपको गोशगुजार कर दूं, क्योंकि मैं एक इंस्टीट्यूट से ताल्लुक रखता हूँ, तो कई दफा इदारे के ज़हन में होता है। अब जैसे मेरे पास अगर कोई फैकल्टी मेंबर आएगा कि जी आप हमने ये इवेंट करवाना है, तो हमारी जो मैनेजमेंट है ये मैं उनको हम ब्रीफ करते हैं कि इस इवेंट का ये पर्पस है। ठीक है। कई दफा वो पब्लिक को हम वो बता नहीं पाते, या हम ये समझते हैं कि पब्लिक को पता होगा। अब पब्लिक को उसका पता नहीं चलता और वो इवेंट जब आता है तो इवेंट पर से और बल्कि डॉक्टर साहब आप कह रहे थे कि जिस कॉन्फ्रेंस में इस वक्त आप मौजूद हैं इस्लामाबाद में, वहाँ भी आपको लम्स के कुछ साथी मिले थे और उन्होंने भी इस पे कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे की थी। मेरी एक फॉर्मर स्टूडेंट भी है लम्स के, मेरी अभी उनसे कुछ देर पहले उनसे गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने बताया कि देखिए ये जो इस तरह के इवेंट्स हम करवाते हैं उसके पीछे एक लर्निंग पर्पस होता है। अच्छा। और हम जानबूझ के कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहते। दिस इज अ री-एनैक्टमेंट ऑफ द रियल इवेंट। ओके। कि किस तरह से शादी हो सकती है, किस तरह से आप इस चीजें कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक रियल फील देना चाहते हैं, तो इसलिए इस तरह की एक्टिविटीज करवाई जाती है। लेकिन आप इट वुड बी बेटर कि अगर आप लम्स के स्पोक्स पर्सन को जी, वी ट्राइड, हमारा राब्ता हुआ नहीं था, वी ट्राइड टू कांटेक्ट टू द स्टूडेंट्स एज वेल, लेकिन राब्ता नहीं हुआ था। बट थैंक यू सो मच डॉक्टर शुजात, आपने एक पर्सपेक्टिव वो रखा हमारी सोसाइटी के सामने जो शायद इस नज़रिए से या इस फेस ऑफ दैट जो है वो हमें उस तरह से हम उसको समझ नहीं पा रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ये बात बिल्कुल सही है, लम्स में हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन हमारा राब्ता उस तरह से नहीं हो सका। लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे कि अगर कोई हमें वहाँ से देख रहा है और हमसे कनेक्ट करना चाहे और इस पॉइंट को क्लैरिफाई करना चाहे तो यू आर मोर देन वेलकम। अब ज़रूर बताइए, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पे जिस तरह से इसकी फुटेजेस आ रही हैं और जिस तरह से लोगों का बैकलैश आ रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसे ज़रूर क्लैरिफाई करें। एक ब्रेक आ गया, उसके बाद हम वापस आते हैं।
वेलकम बैक। मार्च का महीना है। मार्च के महीने में ख़वातीन के हवाले से बहुत से टॉपिक, सेमिनार और बातें होती हैं, और हमने सोचा कि आज एक बहुत मुफीद बात या अहम ख़बर आप तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए। ख़बर इन अ सेंस के ज़िंदगी का एक हिस्सा वो होता है जिसमें आप चाहते हैं कि आप घर से बाहर निकलें, मुआशी तौर पे अपने आप को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें या मुल्क की इकॉनमी में अपना हाथ बटाएं, और बड़े कम एवेन्यूज़ फिर लड़कियों को लगता है कि हमें मिल रहे हैं। ये एक पूरी वैसे तो कहानी है और मेरे ख्याल में इसमें बड़ा टाइम दरकार है, लेकिन आज हम विमेन एम्पावरमेंट को लेकर, बैंकिंग सेक्टर को लेकर, और कैसे कैसे आप, या कौन सा ऐसा बैंक है जो अगर आप फ़ौरन मुझसे पूछें और मैं बता सकूं कि जी ये बैंक है जहां पे ख़वातीन को अप्रिशिएट किया जा रहा है, उन्हें ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, उनके लिए मौक़े ऐसे क्रिएट किए जा रहे हैं कि वो अपना लॉन्गर रन में इसको करियर बना सकें बैंकिंग सेक्टर को। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंट्री हेड ह्यूमन रिसोर्सेज मोहम्मद उमर साहब फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? प्लेजर कि आप यहाँ पर आए हैं और आज ख़वातीन के हवाले से बात कर रहे हैं। सो सबसे पहले तो आजकल जो स्लोगन चल रहे हैं उसी को ही मैं अपने क्वेश्चन में ढाल लेती हूँ। अक्सर जगहों पर लिखा हुआ होता है कि हमें बराबरी चाहिए, बराबरी इन अ सेंस कि हमें वही सैलरी पैकेजेस चाहिए जो मर्दों को मिलते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड में आप लोगों की क्या फ़िलॉसफी है ख़वातीन एम्प्लॉइज़ को लेकर? जी शुक्रिया। देखिए, हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम किसी पोजीशन के लिए किसी को हायर करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि वो खातून है कि मर्द है, ठीक है। और हमारे यहाँ जो सैलरी दी जाती है, डिटरमिन की जाती है, वो पोजीशन की बेसिस पे की जाती है। तो कोशिश करते हैं कि उस पोजीशन की जो सैलरी, चाहे वो मर्द हो औरत, उसमें कोई हम तफरीक नहीं रखते। तो ये एक तरीका है कि गोइंग फॉरवर्ड हमारे यहाँ कोई किसी किस्म की डिस्पैरिटी क्रिएट ना हो। ठीक है। अच्छा, हिस्टोरिकली ऑब्वियसली आपको पता है कि ये जर्नी स्टार्ट हुआ हमारा 5-10 साल पहले। तो हिस्टोरिकली हमारे पास ऐसे केसेस रहे हैं। तो हम बीइंग अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्लोबली हमने एक फेयर पे चार्टर साइन किया हुआ। अच्छा। फेयर पे चार्टर में हम ये कमिट करते हैं कि हम इस डिस्पैरिटी को ख़त्म करेंगे। तो इसलिए जब हम अपनी एक जो साइकिल कहते हैं ना, जिसको हम कॉम्पनसेशन या परफॉर्मेंस अप्रेजल साइकिल जो हर साल पे होती है, तो वहाँ पे हम ख़ास तौर पे ये देखते हैं कि अगर ये डिस्पैरिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है तो उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये 100% ये डिस्पैरिटी ख़त्म हो गई है, पर हम कॉन्शियस एफर्ट करते हैं हर साल कि इस डिस्पैरिटी को कम किया जाए, और जो नई हायरिंग हो या नई पोजीशन जब हायर करें तो उसमें किसी किस्म की तफरीक ना हो। जी। आपको खुद उमर साहब 20 साल हो गए हैं इस फील्ड में, बैंकिंग सेक्टर में, और 13 साल से ज़ायद का अरसा आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड में हो गया है। क्या आपने चेंज देखा? क्योंकि ये 2 दिहाइयाँ हैं, 20 साल तो, और इसमें क्या चेंज आया? क्या ख़वातीन का इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हुआ है बैंकिंग सेक्टर में? क्या एम्प्लॉयज़ की तादाद बढ़ी है? आपको लगता है कि बैंकिंग सेक्टर ने ओवरऑल, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से अगर आप बताना चाहें, कौन से ऐसे ख़ास एवेन्यू पैदा किए हैं ख़वातीन के लिए कि वो अट्रैक्ट हो सकें? जी जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप एम्प्लॉयर के हवाले से देखें तो बैंकिंग शायद सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। जी, ठीक है। बहुत सारे बैंक्स हैं, हर बैंक में मतलब हज़ारों के हिसाब से ब्रांचेस हैं। तो इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट की सबसे ज़्यादा बैंकिंग में है। और आपने ये भी देखा कि पिछले 5-10 सालों में जो यूनिवर्सिटीज़ भी हमारी बहुत ग्रो हुई, जहाँ पे आपको मास्टर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम दी जाती है, और उन अगर आप इंस्टीट्यूशन देखें तो 50% से ज़्यादा आपकी ख़वातीन आती हैं और सारी टॉप पोजीशन में आती हैं। इसका मतलब है कि अवेलेबिलिटी ऑफ टैलेंट का तो कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर है कि वो किस तरह से इनकरेज करते हैं। तो हमने भी एग्जैक्टली यही किया कि हमने कहा कि जब आप अच्छी यूनिवर्सिटी से हायर करने जा रहे हैं तो आप ये ना देखें कि वो मर्द है कि औरत। ठीक है। आप बेस्ट टैलेंट हायर करते हैं, और अगर कोई बेस्ट स्टूडेंट फीमेल है तो ऑब्वियसली वो हायर होगा। अच्छा, जब तक वो फीमेल स्टूडेंट रहती है, जब तक वो अनमैरिड रहती है, उसके वो मसाइल नहीं होते जो आफ्टर मैरिज, क्योंकि ये सबका कंसर्न है। माँ बाप का भी कंसर्न है, इन लॉज का भी कंसर्न है, खुद लड़की का भी कंसर्न है कि जी मेरी शादी हो गई, फिर आगे ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट द फैमिली, बच्चे, ये वो, उसके बाद बड़े इश्यूज हो जाते हैं। कुछ मल्टीनेशनल्स में मैंने देखा कि उन्होंने नर्सरीज भी बनाई हुई हैं, उन्होंने बाकी अपनी मैटरनिटी या दूसरी लीव भी बड़ी पेड लीव्स की हुई हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड में कोई ऐसी कोई सोच आप लोगों की है कि किस तरह से ख़वातीन को एट ईज़ रखा जाए? नहीं, बिल्कुल। देखें, बड़ा अच्छा सवाल है एंड वेरी पर्टिनेंट।
जब हमने एनालिसिस की ना कि हमारे यहाँ ख़वातीन हायर तो बहुत होती हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता छोड़ के चली जाती हैं, तो हमने ये रियलाइज़ किया कि हमने वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं की हुई कि जिसमें कि जो खातून की एक लाइफ साइकिल है ना, जी। कि उस लाइफ साइकिल को हम सपोर्ट कर रहे हों। फॉर एग्जांपल एक जिस तरह फ्रेश आपने कहा खातून आती है तो उसके लिए कोई रुकावट नहीं होती, वो बहुत अच्छी तरह काम करती है, लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है उस पर मज़ीद प्रेशर आ जाता है, ठीक है। जब उसको बच्चा होना, प्रेग्नेंट होती है तो उसके और मसाइल होते हैं, ठीक है। जब बच्चे हो जाते हैं, बच्चे जब स्कूल गोइंग हो जाते हैं, अपने मसाइल हो जाते हैं उसके, तो हमने इस सारी लाइफ, इवन हम मेनोपॉज तक भी हम डिस्कस करते हैं कि यार उस स्टेज पे भी जो औरत के मसाइल हैं उसको किस तरह से एड्रेस, तो ये एक लाइफ साइकिल है खातून। तो हमने हर लाइफ साइकिल के हिसाब से कुछ ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई हैं कि जो सच एज देखें, एक तो ये है कि फ्लेक्सिबल वर्किंग की पॉलिसी, कि आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि आप कब काम करना चाहती हैं, घर से करना चाहती हैं, ऑफिस से करना चाहती हैं। हमने डे केयर फैसिलिटी प्रोवाइड किया, डे केयर नहीं दिया क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉपुलेशन, तो हमने 2 बच्चों की डे केयर फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके अलावा हमने सबैटिकल पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई हुई है कि अगर आपको किसी टाइम पे ब्रेक चाहिए 3 महीने का तो आप ले सकते हैं। फिर उसके अलावा मैटरनिटी की हमने जो है वो 5 महीने कर दी है। ठीक है जी, जो कि हम पहले थे, अब तो सरकार ने भी कर दी है। मैटरनिटी लीव है और वो पैटर्निटी लीव भी, पैटर्निटी लीव हमने वो भी हमारी 2 हफ्ते की पैटर्निटी लीव भी होती है, ठीक है। तो वही बात है कि जहां जहां हमें लगता है कि इस स्टेज पे आके औरत थोड़ा सा घबरा जाती है और वो छोड़ के जाने की बात करती है, इवन हमने हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस करवाई कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके मसाइल फ़र्क हो जाते हैं जी। तो हम उस वक्त भी उससे पूछते हैं कि अगर उसको अपना रोल चेंज करना है या अपनी सीट ही चेंज करनी है या उसको और कंफर्ट चाहिए, तो वो पूरी गाइडलाइंस मौजूद है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हर स्टेज के ऊपर जहां जहां हमें लगता है कि वो थोड़ी वल्नरेबल हो जाती है वहां पे हम उसको करते हैं। वेरी वेरी नाइस। और वक्त यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि ख़त्म हो गया है। मैं चाहती थी कि आपसे मज़ीद बात हो सके, आज बहुत सी तशनगी रह गई है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन करेंगे और उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे मज़ीद कि आपके यहाँ कौन कौन से एवेन्यूज़ हैं। लेकिन जितनी बातें आपने बताई वो बहुत ही अप्रिशिएबल हैं एंड आई एम श्योर कि ये सुन के बहुत सी लड़कियाँ, उनको एनकरेजमेंट मिलेगी और वो चाहेंगी कि वो बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा बने। विद दैट एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, एक और सब्जेक्ट आपसे डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। और पिछले दिनों एक वीडियो आई, वैसे तो एक गाना जिसने आजकल बड़ी हलचल मचाई हुई है, पसूड़ी, उसकी एक वीडियो आई सोशल मीडिया पे। हस्बैंड एंड वाइफ हैं, किस तरह से वो गाना गा रहे हैं, हस्बैंड बीट बॉक्सर हैं, बेगम गा रही हैं, क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या कमाल का फ्लेवर है। सो हमने सोचा इनको अपने प्रोग्राम में हम दावत देते हैं, लेकिन क्योंकि ये दोहा में है तो डिजिटली हमें कनेक्ट कर रहे हैं। हमारे साथ कौसैन अली और माहीन कौसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दोनों ने आज वक्त निकाला है, और क्योंकि मैं आपकी तारीफ कर चुकी हूँ, बहुत सारे लोगों ने आपकी वीडियो देखी है, लेकिन अगर किसी ने नहीं देखी है बाय चांस, तो थोड़ा सा गुनगुना तो देना, पता तो चले कि आप लोगों ने किया क्या है उस वीडियो में। अच्छा जी, चले हम वही गाना गुनगुना देते हैं। जी जी पसूरी का जी वही इट हैड क्रिएटेड मैजिक। चले ओके, हम अभी सुनाते हैं आपको। अखलावा मजबूरी नू और जाड़ दी पसूरी नू, जहर बड़े हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू, आड़ा से ओने आया दिल बाग बाग मेरा टकराया, कागा बोल के दस जावे पावा क्यों दी चूरी नू, राज बाबा चाहो लो
बात के वे होवे आता है दिन तेरा पूरा विदा होवे। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए कि आप दोनों का म्यूजिक से कोई पुराना ताल्लुक है या ये बस घर में ही अचानक से शुरू किया आप लोगों ने? सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि है। कुसैन के अपने गाने भी कुसैन ने निकाले आई थिंक 5-6 साल के। अच्छा। एंड मैं यूनिवर्सिटी में होती थी तो आई यूज्ड टू सिंग एज वेल, लेकिन फिर शादी हो गई, हम इधर आ गए एंड वी तो कोई ऐसी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है कौसैन और माहीन आप लोगों की? कौसैन आप बीट बॉक्सिंग करते हैं तो आई थिंक ये तो इनबॉर्न टैलेंट है, कोई आजकल मेरे ख्याल में सीखने सिखाने वाली बात तो है नहीं इसमें। बीट बॉक्सिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा जो था पहले बैंड था यहाँ पे, तो अच्छा। उसमें मेरे साथ ड्रमर नहीं था। वी हैड अ कोऑर्डिनेशन बीट बॉक्स इटसेल्फ, तो मैंने अच्छा। उसी से सीखा है सब। अच्छा और उसी के साथ कर करके आहिस्ता कुसैन इज बेसिकली अ सिंगर हिमसेल्फ। अच्छा अच्छा। वैसे आप कितना अरसा हो गया आप लोगों की शादी को? 2 साल अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2 साल में आपको माहीन ने काफी गाने सुनाए, फिर आपने इनको पास कर दिया कि आवाज अच्छी है माहीन की। बताएं शादी से बताएं, 2 पहले का- साल हो गए अब तो। शादी से पहले ही काफी गाने सुनाए थे, उसी वक्त पास कर अच्छा। दिया था। ओके, सो आपको माहीन इन्होंने कोई गाना सुनाया और एनी सॉन्ग जो आपको अच्छा लगता हो हस्बैंड से सुनने में? मुझे कुसैन बहुत सारे अच्छे गाते हैं। चांद छुपा बादल, बहुत सारे बड़े अच्छे मतलब मुझे अच्छे लगते हैं जो ये गाने गाते हैं। इवन इनके ओरिजिनल भी हैं जो मैं आई एम पुशिंग हिम के उसको क्या कहते हैं, हम निकालें अपने जो हाँ, तो original जो गाने अपना इन्होंने ओरिजिनल है ना, आज आप वो डेब्यू करें हमारे फोरम से, 1-2 लाइनें सुना दें हमें, ज्यादा ना भी सुनाएं। इफ देयर इज एनीथिंग जो अभी आपके माइंड में है और सुना सकते हैं। मेरा एक गाना है रब जाने, आई रिलीज्ड इट यू ओनली, जी। तो लेट मी ट्राई इट आउट। रब जाने जाने क्यों, रब जाने तेरे बिना कहीं चैन एक पल भी नहीं, तेरे बिना कहीं मेरी मंजिल भी नहीं, क्यों साथ है तो सवेरा, तेरे बिना ये अंधेरा, जाने क्यों, लाइक दिस। वेरी नाइस, थैंक यू। बड़ा अच्छा आप दोनों का माशाल्लाह कॉम्बिनेशन है। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, गाने गाते रहें। सो ये वीडियो आप लोगों ने कैसे बनाई थी? मुझे लगा बड़ी कैजुअल सी वीडियो है, बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं की थी। नहीं पता है, मुझे कुसैन ने बोला था ये अपलोड नहीं करना। मैंने अपने कोलीग्स को दिखाया, they were like post it, and कुसैन was like यार क्यों पोस्ट कर दी। और अब तक कितने व्यूज आ चुके हैं इस पे? अच्छा, हमारी फर्स्ट वीडियो पे आई थिंक अराउंड 6 मिलियन व्यूज हो गए। आई डोंट नो कौन लोग हैं, कहाँ से देख रहे हैं ऑनेस्टली। ये पसूड़ी वाली जो है जो देखा है? नहीं, Okay. फर्स्ट भी हमारी ने किया था, सेकंड हमने पसूरी लगाई थी। अच्छा। पसूरी का around 500,000 views I guess. I'm not sure, I didn't check honestly. अच्छा अच्छा। तो अब इसको क्या, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप देखिए कि काफ़ी सारे आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, और क्योंकि आप दोनों तो टीम है, सो कुछ सोचा है कि जी सोशल मीडिया पे हम इसी तरह अपने गाने अपलोड करें? और अब तो लोग सोशल मीडिया कॉन्सर्ट्स भी करने लग गए हैं। सो कोई ऐसी चीज़ जो जहन में आती हो? We are planning कि हम कहते कभी ना कुछ सिंग करके मतलब लगा दिया करेंगे। इसमें हमारे वर्क टाइमिंग्स के डिफरेंस ऐसा है कि अक्सर बहुत कम ही हमें टाइम मिलता है कि हम साथ बैठ के अच्छा। प्रैक्टिस, बट वी आर प्लानिंग टू नहीं, अगर पीपल एंजॉय कर रहे हैं तो व्हाई नॉट। हम लोग वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि कुछ डालते रहें। अच्छा, जितने भी मियाँ बीवी होते हैं ना, वो मोर और लेस एक ही जैसे होते हैं। तो ये आप लोगों की भी कभी आपस में लड़ाई भी हो जाती होगी, फिर कोई किसी को मना भी लेता होगा, तो गाने कौन किसको ज्यादा सुनाता है मनाने के लिए? मनाने के लिए तो कोई भी मनाने के लिए नहीं, फिर नहीं वैसे ही सुनाते हैं या क्यों, कब किस मौके पे सुनाते हैं गाना एक दूसरे को? यूजुअली हम ड्राइव करते हुए सबसे ज्यादा ना, कि हमने कोई कैरियोके लगा एंड बीट बॉक्स कर रहे हैं तो हम लोग कहते हैं फुल अपना जहाँ भी जा रहे होते हैं आ रहे होते हैं वो एंजॉय करते हुए जाते हैं। तो उसके अलावा सच नहीं। दोहा में आपका फ्रेंड सर्कल है?
जी। हाँ जी। तो वहाँ आप जाते हैं, कोई पार्टी होती है, कोई गैदरिंग होती है, वहाँ आपसे सब कहते होंगे कि भाई गाना सुनाओ? एग्ज़ैक्टली। वो तो हर जगह। वो तो चलता रहता है। तो कोई और भी कोई पाकिस्तानी और गाना है जो आप अभी प्रैक्टिस में हो और हमें सुना सकें? एनी अदर सॉन्ग पाकिस्तानी? बट मुझ पे बीट बॉक्स नहीं होगा। बीट बॉक्सिंग नहीं होगी अच्छा, लेकिन क्या आप मैं आपको 2 लाइनें सुना देती हूँ जी। आफरीन की, लेकिन उस पे प्रैक्टिस नहीं की हुई है साथ, तो आई विल जस्ट वो बी कर एबल टू लेना। सिंग। अच्छा, वो क्योंकि बोला तो चलो। क्योंकि अब मैं आपके गाने पे क्लोजिंग ले लूँगी क्योंकि टाइम हमारा ख़त्म हो गया है, लेकिन जब भी आप पाकिस्तान आएँ तो आप हमारे स्टूडियो में आएँ और यहाँ आके हमसे मुलाकात भी करें और अपना गाना भी सुनाएँ। थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे अलविदा लेते हैं, लेकिन ये गाना सुनकर जाइएगा माहीन का। ओके। जी माहीन। तो जस्ट अ सेकंड। आई सिंग आफरीन, ओके? ओके। जाने कैसे बांधे तूने अखियों के डोर, मन मेरा खिंचा चला आया तेरी ओर, तेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की छाँव, मेरा सब कुछ है पिया से तेरे नाम, नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ।